हेलो एवरीवन। आई होप आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। एंड सो दिस इज आवर सेकंड वीडियो ऑफ चैप्टर 2 ऑफ क्लास 10th, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। और इस चैप्टर में हम अभी जो करने वाले हैं वो है हमारे एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो भी हमारे एनसीईआरटीज में एक्सरसाइजेस गिवन है उन सभी के सॉल्यूशंस आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सो वीडियो Our first question is, why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? कि जो हमारे खट्टे substances होते हैं, जैसे हमारा कर्ड है, हमें उनको ब्रास और कॉपर वेसल्स में क्यों नहीं रखना चाहिए? अब हम देखें तो जो हमारा ब्रास और कॉपर है ये दोनों क्या है, हमारे मेटल्स हैं। और उसके बाद जो हमारे कर्ड और सोर सब्सटेंसेस हैं उनमें क्या होता है, हमारा उनमें होता है हमारा एसिड। तो हमें पता है कि जब भी मेटल जो हैं वो एसिड्स के साथ बहुत अच्छे से रिएक्ट कर जाते हैं, और जब भी वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो हमेशा प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो इसी वजह से जब भी हम हमारे कर्ड या फिर हमारे सोर्स सब्सटेंसेस को हम रखेंगे इन मेटल कंटेनर्स तो क्या होगा, वो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और जो हमारा कंटेनर है वो क्रोड हो जाएगा, और जो हमारा खाना है वो स्पॉइल हो जाएगा, और वो हमें बीमार कर सकता है, वो पॉइजनस हो जाएगा। सो वी नो ये जो रिएक्शन होता है मेटल और एसिड का, वो क्या होता है कि जब भी मेटल और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमेशा प्रोड्यूस होता है सॉल्ट एंड विद एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसीलिए हमें सोर्स सब्सटेंसेस को कभी भी मेटल कंटेनर्स में नहीं रखना चाहिए, बिकॉज अगर रखेंगे तो उनका एसिड सब्सटेंसेस का और कंटेनर का मेटल आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और कंटेनर को करोड करवा के वो एक सॉल्ट बना देंगे जो कि हमारे खाने को स्पॉइल कर देगा और हमारी हेल्थ पे उसके हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे। जी, our next question is, which gas is usually liberated when an acid reacts with the metal? कि जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस जो है वो लिबरेट होती है? Illustrate with an example. How will you test for the presence of this gas? तो हमें इस क्वेश्चन में तीन चीजें पूछी गई हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जब भी एसिड्स और मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो कैसे करते हैं। देखो, जब भी एसिड्स और मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट, हमें पता है। साथ में गैस कौन सी इवॉल्व होती है, गैस इवॉल्व होती है हमारी हाइड्रोजन गैस, ये हमने देखा है पहले। और the reaction of acids and metals leads to the formation of salt. Hydrogen, being common to all acids, gets displaced in the reaction and is evolved as hydrogen gas. अब सारे एसिड्स में कॉमन क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन गैस होती है। तो हमेशा जब भी एसिड्स और मेटल की रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन जो है वो लेस रिएक्टिव है बाकी के मेटल्स के कंपैरेटिवली, इसीलिए जो मेटल होता है वो हाइड्रोजन को कर देता है डिस्प्लेस। ओके, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे वो खुद आ जाता है और हाइड्रोजन को कर देता है वो लिबरेट। ओके जी, जैसे इस हमारे पास एग्जांपल में है कि जो हमारा मेटल जिंक जब एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो उसने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, उसकी जगह पे वो खुद आ गया और हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या होगी, हमारी इवॉल्व होगी। नेक्स्ट इज, हमें इसमें बताना था कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी रिएक्शन में से हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, कैसे टेस्ट करेंगे? The characteristics of hydrogen gas is that it burns with a pop sound. Hence, to check the presence of H2 gas, bring the flame of a burning candle near the mouth of container where the reaction is taking place. If a pop sound is heard, then the presence of H2 gas is confirmed. Okay, देखो ये हम रिएक्शन करवा रहे हैं जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है, Zn और HCl का हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं। तो अब एसिड का और मेटल का रिएक्शन हो रहा है, तो हमें वैसे तो पता है थ्योरेटिकली कि H2 गैस इवॉल्व हो रही है, लेकिन अगर हमने उसको फिजिकली चेक करना है तो हम ये टेस्ट ट्यूब को देख रहे हैं, ये हमारा सोप सोल्यूशन में हमने उसको रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एक कंटेनर के पास कैंडल ले आए तो वो जो गैस इवॉल्व हो रही है, अगर वहाँ पे पॉप साउंड, अगर बर्स्ट सी साउंड आए तो मीन्स दैट वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रही है, हमारी हाइड्रोजन गैस। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. A metal compound A reacts with dilute
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई मेटल है वो रिएक्ट कर रहा है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ टू प्रोड्यूस एफर्विसेंस। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग कैंडल। ओके, तो जो गैस हमारी इवॉल्व हो रही है वो एक बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देती है, उसको बुझा देती है। Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the chemical compounds is calcium chloride. ओके जी, अब हमें पता है कि ऐसी कौन सी गैस होती है जो एफर्विसेंस प्रोड्यूस करती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इट इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, हेंस इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। हमारे जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनमें हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा जो अंदाजा था वो ये हो गया। अब हमें पता है कि वी नो दैट मेटल कंपाउंड, जब भी मेटल का कोई भी कंपाउंड हो और कभी भी वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा एक प्रोड्यूस होता है। हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हमें ऊपर पता लग गया कि वो कौन सी गैस है, एफर्विसेंस शो करती है, और एज फायर एक्सटिंग्विशर यूज होती है, दैट इज CO2 एंड वाटर। ये तीन चीजें प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि एक हो गया हमारे पास मेटल कंपाउंड ए, ठीक है। हमारा एसिड हमें गिवन है HCl, और हमें इन्होंने बता दिया है कि वन ऑफ द कंपाउंड जो रिएक्शन में आ रहा है बाद में वो आ रहा है CaCl2 मींस कैल्शियम क्लोराइड, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हमें पता है, ठीक है जी। अब देखते हैं, अब ये है एक सॉल्ट बना है, अब हमें ये पता करना है कि ये कंपाउंड मेटल कंपाउंड कौन सा है। इसका अंदाजा लगाएंगे हम हमारे सॉल्ट से। अगर सॉल्ट में देखें तो सॉल्ट कैसे बनता है, सॉल्ट बनता है कि जो उसका कैटायन होता है, ठीक है, जो कैटायन होता है वो होता है मेटल का, और जो एनायन होता है वो हमेशा होता है एसिड का, ठीक है। अब एसिड हमारे पास जो ये Cl2 है ये तो आ गया हमारा इस Cl से, ठीक है। तो मींस जो ये हमारा Ca है ये हमें कहाँ से मिला, हमारे मेटल कंपाउंड से, ठीक है जी। मींस एक तो जो हमारा मेटल कंपाउंड होगा उसमें कैटायन क्या हो गया, Ca2 पॉजिटिव, और एनायन क्या हो गया, Cl नेगेटिव। Cl हमें पता है कि HCl से मिल गया, तो जो हमारा कंपाउंड है उसमें एक ये होगा और दूसरा क्या आ जाएगा, CO3। अगर हम इक्वेशन को बैलेंस करके देखें, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी तो कहीं ना कहीं से आया ना, तो एक तो हमने ये साथ में जोड़ दिया, और अगर ऑक्सीजन की बात करें, ये वाला H, ये वाला H हमारे पास है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 and 1 3, तो हमने 3 साथ में लगा दिए, मींस हमारा कौन सा कंपाउंड था वो, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। Next is, why do HCl, HNO3, hydrochloric acid and nitric acid etc. show acidic characters in aqueous solution? वो aqueous solution में अपनी जो characteristics है कौन सी show करते हैं, acidic वाली, ठीक है, means अपना acidic character show करते हैं। While solutions of compounds like alcohol and glucose do not show such character, कि वो क्यों नहीं show करते हैं। अब अगर देखें तो HCl जो है उसमें है कि इसमें भी H है इसमें भी H है, ठीक है। हमें पता है कि जो एसिड्स होते हैं वो उनमें H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशंस में, ठीक है जी। इनका तो हमें पता लग गया, लेकिन जो अल्कोहल होता है उसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, तो वो भी तो H जनरेट कर सकता है ना। ओके, ग्लूकोज का क्या होता है C6H12O6, है ना, इसमें तो H12 है, ये भी तो शो कर सकता है एसिडिक करेक्टर, लेकिन शो करता नहीं है, क्यों नहीं करते हैं। रीजन इज दिस, acid conduct electricity in water, हमें पता है those compounds which ionize completely in water to give out H positive ion show acidic characters, means that के जो compounds एक्वा सॉल्यूशन में पानी में पूरी तरह से आयनाइज हो जाते हैं, मींस के अपने कंपाउंड्स में से वो H पॉजिटिव पूरी तरह रिलीज कर देते हैं, वो ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, वो ही अपना एसिडिक करेक्टर शो करते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो हमारे अल्कोहल्स और ग्लूकोज है ना, ये अच्छे से आयनाइज नहीं हो पाते हैं, ये प्रॉपरली हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये कभी भी जो इनका करेक्टर है वो एसिडिक नहीं होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सेम थिंग, कि जब भी हम एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं तो वो क्या कर देता है कि अपने जो H पॉजिटिव आयंस है ना उनको लूज अप कर देता है, ठीक है। और जब जो ये H पॉजिटिव आयंस है ना, ये H पॉजिटिव कभी भी अकेला नहीं रह सकता, ये हमेशा वाटर मॉलिक्यूल H2O के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन, दैट इज H3O
पॉजिटिव। ये जो H3O पॉजिटिव आयंस होती है ना, ये कंडक्ट करवाते हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी। तो मीन्स दैट के जो भी एसिडिक सॉल्यूशन होता है उसमें आयनाइजेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है H पॉजिटिव आयंस की कि उनकी वजह से क्या हो जाती है, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज व्हाई डज ड्राई HCl gas does not change the color of dry litmus paper। ये जो हमारा ड्राई HCl है, सूखी हुई HCl गैस है, वो कभी भी लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं करती है? ऑल्दो HCl जो है वो एक एसिड है। रीजन बिहाइंड कि हमें पता है कि जो एसिड्स हैं वो अपना एसिडिक कैरेक्टर कब शो करते हैं, वो कैरेक्टर अपना तब शो करते हैं जब उन्हें हम एक्वा सॉल्यूशन में डाल देते हैं, मींस वाटर में डाल देते हैं। जब हम उन्हें वाटर में डाल देते हैं तो उनमें जो वो क्या करते हैं, अपने H पॉजिटिव आयंस को लूजन अप कर देते हैं। इसी की वजह से जो लिटमस पेपर है वो अपना कलर चेंज कर देता है। अब जो ड्राई एसिड है वो अपने H पॉजिटिव आयंस को कैसे लूज करेगा? वो H पॉजिटिव आयंस को लूज नहीं कर पाता है, और जब लूज नहीं कर पाएगा तो लिटमस पेपर का कलर भी चेंज नहीं होगा, बिकॉज हाइड्रोजन आयंस ही नहीं होंगे। ओके जी। नेक्स्ट इज वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, हम किसी एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूट मीन्स हम उसमें पानी जो है वो मिक्स कर रहे हैं। वाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, कि हमें पानी में एसिड डालना चाहिए, नॉट वाटर टू दी एसिड। कभी भी एसिड, ये नहीं कि एसिड का बीकर पड़ा है हम उसमें पानी का गिलास उठा रहे हैं और उसमें डाल रहे हैं, ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए। रीजन बिहाइंड कि अगर हम कंसंट्रेटेड एसिड के बीकर में पानी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा जो रिएक्शन होती है ना वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और बहुत ज़्यादा जो हीट है वो जनरेट होगी, और उस हीट की वजह से जो हमारा ग्लास बीकर है वो टूट भी सकता है, जो एसिड है वो स्प्लैश आउट कर सकता है, हमें बर्न्स आ सकते हैं। इसीलिए हमें करना क्या चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि हमें हमेशा जो वाटर है उसमें ग्रेजुअली एसिड ऐड करना चाहिए। ठीक है, वाटर वाले बीकर में हम ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालेंगे और विद स्टायरिंग साथ के साथ उसको हिलाते रहेंगे, ताकि जो हीट जनरेट होगी वो ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएगी। ओके, नेक्स्ट इज how is the concentration of hydronium ions affected when in solution of an acid is diluted। अब हमारा एक एसिडिक सॉल्यूशन था, हमने उसमें उसको डाइल्यूट कर दिया, तो उसमें जो एसिडिक वो क्यों था, बिकॉज उसमें H3O पॉजिटिव आयंस थे। ठीक है, हाइड्रोनियम और हाइड्रोजन आयंस थे, तो उनकी कंसंट्रेशन का क्या होगा जब हमने और पानी डाल दिया, तो होगा क्या, एन एसिड इज डाइल्यूटेड बाय मिक्सिंग वाटर इन इट। हम डाइल्यूट कैसे करते हैं, उसमें पानी डाल के। ओके, अब हाइड्रोनियम आयंस जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, हाइड्रोनियम आयंस कैसे बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस फ्रॉम एसिड एंड OH नेगेटिव फ्रॉम वाटर, ऐसे बनते हैं। अब more water means more water molecules surrounded by hydronium ions। ओके, अब जितना ज्यादा पानी होगा उतने हाइड्रोनियम आयंस के लिए ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, H पॉजिटिव आयंस के लिए ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे। तो तो जो हाइड्रोनियम आयंस होंगे वो उतने ज्यादा OH नेगेटिव आयन से मिलते जाएंगे टू प्रोड्यूस मोर वाटर। ठीक है, और इसी वजह से जो हमारी हाइड्रोनियम आयंस की कंसंट्रेशन है वो कम होती जाएगी, और जो वाटर है वो इंक्रीज होता जाएगा। अगर हम देखें, पहले हमारा ये था, हमने पानी डाला तो जो हमारी हाइड्रोनियम आयंस की कंसंट्रेशन है वो कम होती चलेगी, बिकॉज वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट होता गया। हाँ जी, नेक्स्ट इज how is the concentration of hydroxide ions affected when excess base is dissolved। अब हमारा जो बेस है हमें उसमें पता है कि वो बेसिक कैरेक्टर कैसे शो करता है, OH नेगेटिव से। ठीक है, अगर हम उसमें मोर बेस ऐड कर देंगे is dissolved in the solution of sodium hydroxide, तो उनकी कंसंट्रेशन का क्या होगा। OH ions are formed by dissociation of base। जब भी कोई बेस डिसोसिएट करता है, ठीक है, तो हमारे जो OH नेगेटिव आयंस हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, हमें पता है। As the amount of NaOH increases, dissociation of ions increases। जैसे जैसे हम NaOH डालते जाएंगे वैसे वैसे हमारे जो आयंस हैं उनकी डिसोसिएशन भी होती जाएगी। ठीक है, hence the concentration of OH ions increases and basicity of solution also increases। वैसे ही हमारे जो आयंस हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे और जो हमारा सॉल्यूशन है वो ज्यादा अल्कलीन होता जाएगा। यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी, हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं, एक ए और एक बी। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6।
ए वाले का जो पीएच लेवल है वो 6 है और जो बी वाला है उसका जो पीएच लेवल है दैट इज 8. Okay, which solution has more hydrogen ion concentration? Which one of this is acidic and which one is basic? हमें ये बताना है. अब हमें पता है कि जो pH हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर से पता है कि जब भी हमारा जो न्यूट्रल है उसका जो pH होता है वो होता है हमारा 7. ठीक है, अगर हमारा जो pH लेवल है वो लेस देन 7 हो, 7 से कम हो, तो जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं वो होते हैं एसिडिक, और अगर 7 से ज्यादा हो तो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं जी बेसिक. ठीक है, अब ए का कितना था, ए का 6 था ना, तो मींस ए क्या हो गया हमारा एसिडिक. बी का 8 था, मोर देन 7, तो बी हो गया हमारा बेसिक. अब हमें नेक्स्ट ये बताना है कि किस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होंगे. अब जो एसिडिक हाइड्रोजन आयंस कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, है ना, वो प्रोड्यूस होते हैं एसिडिक में. अब एसिडिक जो है हमारे वो तो प्रॉपर्टी हाइड्रोजन आयंस की शो करते हैं. ठीक है, तो जितना ज्यादा सॉल्यूशन एसिडिक होगा उतने ज्यादा उसमें एच पॉजिटिव आयंस होंगे. सो दैट्स व्हाई जो हमारा ए सॉल्यूशन है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस की ज्यादा होगी. ठीक है, बिकॉज वो एसिडिक है. Next, what effect does the concentration of H positive ions have on the nature of solution? Simple question है ये हमारा. हमें पता है कि aqueous solution में जो हमारा एसिड है वो डिसोसिएट होके H positive ions को रिमूव कर देता है. ठीक है, लूजन अप कर देता है. हेंस जितना हमारा एसिड होगा उतने ही उसमें H पॉजिटिव आयंस होंगे और उतनी ही उसकी एसिडिटी होगी. मींस के जितने ज्यादा किसी एसिड में H पॉजिटिव आयंस होंगे उतना ज्यादा वो एसिडिक होता जाएगा, जितने ज्यादा कम होंगे उतनी उसकी एसिडिटी जो है वो कम होती जाएगी. Do basic solutions also have H positive ions? If yes, then why are these basic? अब होता क्या है, जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं ना उनमें भी H पॉजिटिव आयंस होते हैं बट स्टिल दे आर बेसिक. रीजन बिहाइंड इज दिस दैट उनमें जो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन होती है ना वो इतनी ज्यादा होती है कि H पॉजिटिव के होने ना होने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, because the concentration of OH negative ions is much more than the concentration of H positive ions. Next is, under what soil conditions do you think a farmer would treat the soil of his fields with quicklime or slaked lime or chalk? आपको क्या लगता है कि किस सॉल्यूशन में कंडीशन में सॉइल कंडीशन में जो फार्मर है वो अपनी सॉइल में क्विक डालेगा, स्लेक्ड लाइम डालेगा या चॉक डालेगा? पहले तो हमें क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए कि जो ये हमें गिवन है क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम, चॉक, ये है क्या. हमें पता है कि ये बेसिक चीजें हैं. ठीक है, बेसिक चीजें. अब अगर आप किसी चीज में बेस डाल रहे हो किसी चीज को ठीक करने के लिए, तो मीन्स वो चीज पहले क्या बन चुकी है, वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो चुकी है, आपको उसको न्यूट्रल करना है. ठीक है, तो तभी आप बेस डाल रहे हो. मीन्स दैट कि आइडली जो हमारी सॉइल है ना उसको ग्रो करने के लिए न्यूट्रल कंडीशंस चाहिए होती हैं. तो इसीलिए अगर हमारी सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया है तो हम उसमें बेसिक चीजें डाल रहे हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए. ठीक है, तो जो हमारी सॉइल है वो एसिडिक है, मीन्स दैट उसका जो पीएच लेवल है वो कितना है, लेस देन 7. और हाँ, अगर बाय चांस हमारी सॉइल में हम डालें ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, तो उसका मतलब क्या है कि जो हमारी सॉइल है वो बहुत ज्यादा बेसिक हो गई है और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसमें एसिडिक कंटेंट डाल रहे हैं जो हमें कहाँ से मिलता है, ऑर्गेनिक मैटर से. नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2? हमें पता है द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2 इज ब्लीचिंग पाउडर. नेक्स्ट इज नेम द सब्सटेंस व्हिच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर. कौन सा सब्सटेंस है जिसको अगर हम क्लोरीन से ट्रीटमेंट करवाएं, रिएक्शन करवाएं, तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है. अगर कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आए नेम द सब्सटेंस, तो भी आप एक रिएक्शन लिख दीजिएगा, इंप्रेशन अच्छा जाता है एग्जामिनर पे, है ना. नाउ ब्लीचिंग पाउडर हमें प्रोड्यूस करना है, वो क्या होता है, CaOCl2. ठीक है, कहाँ से मिल रहा है, हमें मिल रहा है क्लोरीन की हम रिएक्शन करवा रहे हैं विद समथिंग जो हमें नहीं पता है कि क्या है. अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हमें ब्लीचिंग पाउडर है वो हमें मिलता है कि जब भी हमारी क्लोरीन गैस ना रिएक्ट करती है ड्राई स्लेक्ट लाइम से, या CaOH2. ठीक है, इससे जब वो रिएक्ट करती है ना तब हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में विद एवोल्यूशन ऑफ वाटर. Next is name the sodium compound which is used for softening hard water. Okay, that is sodium carbonate.
जिसको हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। इट वॉशिंग सोडा इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। इसमें क्या होता है कि जो हमारे कार्बोनेट आयंस होते हैं ना, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? इट इज एन ए टू सी ओ एंड थ्री Na2CO3। अब जो Na2CO3 में जो कार्बोनेट वाले आयंस है ना, ये क्या करते हैं, जो हमारे हार्ड वाटर में कैल्शियम आयंस होते हैं ना, उनसे रिएक्ट करवा देते हैं और उनको एज इम्प्योरिटीज वो रिमूव कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना के? कैल्शियम कार्बोनेट बना के वो उनको रिमूव कर देते हैं और जो हमारा वाटर है वो क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। Next is what will happen if a solution of sodium hydrocarbonate means NaHCO3 is heated। अगर हम इसको हीट करते हैं तो क्या होगा? हमें पता है कि अगर हम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमें सबसे पहले वो हमें मिलेगा वाटर। ठीक है, वाटर का कंपाउंड इधर लूज चला गया तो हमें क्या मिल गया? Na2CO3 हमें मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हमें तीन चीजें मिलेंगी जब भी हम NaHCO3 को हीट करेंगे। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। हमें बताना है कि जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस POP रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो होता क्या है? तो होता क्या है हमारा? ये है पेरिस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज CaSO4 into हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं विद वाटर, तो हमें क्या मिल रहा है? CaSO4 into 2H2O, दैट इज जिप्सम। जब भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को रिएक्ट करवाते हैं विद वाटर तो बहुत ज्यादा जो हीट है वो रिलीज होती है। ठीक है, और हमें क्या मिलता है? हमें एंड प्रोडक्ट मिलता है जिप्सम। रेड लिटमस ब्लू, कोई चीज है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर रही है। इट्स पीएच इज लाइकली टू बी, उसका पीएच कितना होगा? हमें पता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारे सामने है। हमें पता है कि जब भी कोई चीज ब्लू हो रही है तो वो क्या होती है? बेसिक होती है। ठीक है, सो उसका जो बेसिक चीजों का जो पीएच लेवल है, इट इज मोर देन 7। सो मोर देन 7 की हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट इज अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग सेल्स। अब जो ये क्रश्ड एग सेल्स होते हैं ना, हमें क्या पता भाई ये किस चीज के बने होते हैं? ये बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है, टू गिव ए गैस, एक गैस होती है, इवॉल्व होती है, दैट टर्न्स लाइम वाटर लिम्की मिल्की। लाइम वाटर मिल्की हमें पता है, हमने जब प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखी थी तब हमें पता चला था कि जो हमारा लाइम वाटर है वो मिल्की होता है विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो वो सोल्यूशन क्या होगा हमें ये बताना है। नाउ eggshell contains calcium carbonate, हमें पता है, which on reaction with HCl liberates CO2 which turn lime water milky। अब देखो, थ्री इट रिएक्ट्स विद 2 HCl, HCl के साथ वो रिएक्ट कर रहा है, हमें दे रहा है CaCl2H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ द गैस thus formed is an effervescent carbon dioxide gas when calcium carbonate reacts with hydrochloric acid। ठीक है, हमें पता है, तो इसका रिएक्शन ऑप्शन क्या आएगा? दैट इज HCl। ये जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस देखी थी, फॉर्मेशन देखी थी, तब हमने पढ़ा था इस रिएक्शन को। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है HCl के साथ तो एक गैस निकलती है जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। नेक्स्ट HCl मीन्स दैट हमारा जो बेसिक सोल्यूशन है NaOH उसको जो न्यूट्रलाइज कर रहा है हमारा HCl कर रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो 10 मिलीलीटर को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कितना एसिड चाहिए? 8 मिलीलीटर। if we take 20 ml of the same solution of NaOH, then how much will be needed? अब सीधी सी बात है, अगर 10 के लिए 8 चाहिए तो अगर इसका अमाउंट डबल हो रहा है, 10 से 20 हो रहा है, तो इसका भी डबल होगा, 8 का भी 16 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा 60।
नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। अब हमें इंडाइजेशन कैसे होती है, इंडाइजेशन काइंड ऑफ एसिडिटी, ठीक है, वो कब होती है, जब हमारे जो स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें हमारा, हमें पता है थोड़ा सा कंटेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है, वो जब ज्यादा हो जाता है तो हमें एसिडिटी हो जाती है। अब जब एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लेंगे, बेस लेंगे, और बेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटासिड। ठीक है, एंटीबायोटिक हमें पता है नहीं होगा, एनाल्जेसिक नहीं होगा, एंटीसेप्टिक नहीं होगा, हमारा क्या होगा, एंटी एसिड। और कौन सा एंटी एसिड यूज करते हैं हम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। नेक्स्ट इज राइट वर्ड इक्वेशंस and then balanced equations for the reactions taking place when dilute sulfuric acid reacts with zinc granules। Zn प्लस H2SO4 का रिएक्शन हो रहा है, हमें पता है जो जिंक है वो मेटल है, वो H2 को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे वो खुद आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा सॉल्ट। एसिड प्लस मेटल की रिएक्शन हो रही है तो हमारे पास आ गया सॉल्ट, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारी इवॉल्व होगी। नेक्स्ट इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है, मैग्नीशियम रिबन मेटल का रिएक्शन हो रहा है, तो मींस यहाँ पे भी जो Mg है वो इस H को डिस्प्लेस करके इसकी जगह पे वो खुद आ जाएगा, और जो हमारी गैस है वो कौन सी इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस। सबसे पहले तो आपको कंपाउंड्स को देख के पता लग जाना चाहिए कि आपकी मेटल की और एक एसिड की रिएक्शन हो रही है, तो सबसे पहले तो अपना एक H2 ही निकाल दिया करो, बाकी जो बन गया वो आपका सॉल्ट बच गया, वो आपका सॉल्ट। नेक्स्ट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस एल्यूमिनियम पाउडर Al। अब क्या होगा, एल्यूमिनियम का सॉल्ट बन जाएगा, H2 यहाँ से इवॉल्व होगी और जो एल्यूमिनियम है वो SO4 के साथ लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसकी रिएक्शन हो रही है आयरन फिलिंग के साथ, आयरन के साथ, तो यहाँ पे FeCl2 सॉल्ट बन जाएगा और जो हाइड्रोजन है वो इवॉल्व हो जाएगी। Next is compounds such as alcohols and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acids. Describe an activity to produce it. Prove it. हमने पहले देखा था कि इनमें क्या होता है, ग्लूकोज और अल्कोहल्स में जो हाइड्रोजन को ये प्रॉपरली डिसोसिएट नहीं करवाते हैं, और जो हाइड्रोजन के या फिर हाइड्रोनियम के आयंस हैं वो बहुत कम बनते हैं, और इसी वजह से जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट नहीं हो पाती है। इसके लिए एक्टिविटी देखते हैं, हम एक 100 ml का बीकर ले रहे हैं, उस पर एक फोक लगा रहे हैं, ठीक है, और उसमें नेल्स फिक्स कर देते हैं, आयरन नेल्स। प्लेस द कॉक इनसाइड द बीकर, हम एक कॉक रबर कॉक लगा रहे हैं, ठीक है, एंड कनेक्ट द नेल्स इन द 2 टर्मिनल्स ऑफ अ 6 वोल्ट बैटरी। हम जो नेल्स थी आयरन नेल्स उनको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं जो कि बल्ब और एक स्विच से कनेक्टेड है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें एक साइड हम डाल देंगे HCl सॉल्यूशन, एक साइड हम डाल देंगे ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब होगा क्या कि जो HCl सॉल्यूशन है वो वाटर में क्या कर देगा, H पॉजिटिव आयंस को डिसोसिएट कर देगा, और जो है वो ज्यादा आयंस होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट कर जाएगी और जो हमारा बल्ब है वो ऑन हो जाएगा। और जो ग्लूकोज वाली साइड क्या होगा, ज्यादा H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, और जब जब वो प्रोड्यूस ही नहीं होंगे तो आयनाइजेशन नहीं होगी और जो हमारा बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। Next is why distilled water do not conduct electricity whereas rain water does। अब जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाता है लेकिन रेन वाटर करवा देता है। रीजन इज दिस के जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना उसको वो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है, उसमें किसी तरह की कोई सॉल्यूट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, कोई एक्स्ट्रा कंपाउंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा पाता है। ठीक है, जबकि बिकॉज उसमें कोई आयंस ही नहीं होती है ना जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा पाए। अब जो रेन वाटर होता है ना उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स एसिड्स, बिकॉज जो हमारी गैसेस हैं पॉल्यूटेंट्स हैं है ना एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में, वो सारे मिलके एसिड रेन बनाते हैं, हमें पता है ना, सल्फेट्स नाइट्रेट्स कार्बोनेट्स, इसलिए उनमें उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं ये सारे, और उन आयंस की वजह से जो हमारा एसिड रेन वाला वाटर होता है ना, रेन वाटर वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा देता है। नेक्स्ट इज व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर पानी की नहीं प्रेजेंस नहीं है तो एसिड्स जो है वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं। रीजन बिहाइंड, बिकॉज जो एसिडिक बिहेवियर है एसिड का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द H पॉजिटिव आयंस। अब जब
पानी ही नहीं प्रेजेंट होगा, वो एच पॉजिटिव आयंस को डिसोसिएट ही नहीं कर पाएंगे, और डिसोसिएट नहीं कर पाएंगे तो वो अपने एसिडिक बिहेवियर कैसे शो करेंगे? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो किस में क्या करता है कि वो अपना एच पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, दैट्स हाउ ही शोज हिज एसिडिक करेक्टर। जो पानी ही नहीं होगा तो उनको करेक्टर शो करने का मौका ही नहीं मिलेगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट इज 5 सॉल्यूशंस ए बी सी डी ई। हमारे पास 5 सॉल्यूशन है। व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर से हमने उनको टेस्ट किया है तो उन्होंने अपना जो पीएच लेवल है वो ऐसे दिया है। ए का है हमारा 4, बी का है हमारा 1, गिव मी अ सेक। ए का है कितना है हमारा 4, मींस ए का 4 है, लेस देन 7 है, तो ये क्या हो गया हमारा एसिडिक। ठीक है, बी का कितना है 1, बी का 1 है, 7 से कम है, 4 से तो बहुत ज्यादा कम है, मींस ये क्या हो गया हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, नेक्स्ट सी का 11 है, ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग अल्कलीन। डी इज 7, दैट इज ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा न्यूट्रल। ई का 9 है, ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग अल्कलीन। अब हमें क्या करना है, अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन के। सबसे ज्यादा जो एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो किस में होगी, सबसे ज्यादा किस में होगी, सबसे ज्यादा हमारी होगी जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, दैट इज बी। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, बी। उसके बाद नेक्स्ट एसिड कौन सा है, 4, दैट इज ए। फिर न्यूट्रल आएगा, दैट इज डी। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, दैट इज जिसका कितना है 9 है, ई। और उसके बाद जो मोस्ट अल्कलीन है 11। ये होगा हमारा सीक्वेंस। इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। दो टेस्ट ट्यूब्स में हमने मैग्नीशियम रिबन्स की इक्वल लेंथ्स ली हैं, ए एंड बी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए। एक टेस्ट ट्यूब में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है और दूसरी में हमने डाला है एसिटिक एसिड। ठीक है, अमाउंट एंड कंसंट्रेशन टेकन फॉर बोथ द एसिड्स आर सेम। हमने सेम अमाउंट लिया है दोनों का। इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर मोर विग्रेसली एंड व्हाई? हमें पता है कि जो मैग्नीशियम है वो क्या मेटल है। ठीक है, उसमें जब एसिड के साथ रिएक्ट करना है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन गैस, जो एक पॉपअप साउंड के बाद से आती है। ठीक है, अब जो हमारा टेस्ट ट्यूब ए है ना, उसमें वो ज्यादा फिजिंग साउंड आएगी, बहुत विग्रसली वो रिएक्ट करेगा, बिकॉज जो हमारा HCl एसिड है इट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। तो दैट्स वाई जो हमारा HCl है वो ज्यादा विग्रसली हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करेगा, जो कि बहुत विग्रसली किसके साथ रिएक्ट करेगी, मैग्नीशियम रिबन्स के साथ। ठीक है, तो इट मींस के जो हमारा HCl है वो इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। ये है हमारा रीजन, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। नेक्स्ट, फ्रेश मिल्क हैज अ पीएच ऑफ 6। फ्रेश मिल्क जो है उसका पीएच लेवल कितना होता है, 6 होता है, मीन स्लाइटली एसिडिक होता है। हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड? एक्सप्लेन योर आंसर। अब जो फ्रेश मिल्क होता है उसका pH is 6, means वो slightly acidic है। Now this milk is converted to curd by the action of bacteria। अब हमें पता है कि जो हमारा मिल्क है उसको हम उसकी फर्मेंटेशन होती है, फिर कर्ड बनता है, और जो कर्ड होता है ना वो उसका जो pH लेवल होता है वो बहुत कम होता है रेदर देन सोर्स सब्सटेंस है। ठीक है, मिल्क से तो काफी कम होता है, हेंस उसका जो pH लेवल है वो 6 से भी कम हो जाएगा। The acidic strength increases on going down from pH scale to 7, from 7 to 1। जैसे ही मिल्क बनेगा कर्ड तो उसकी जो एसिडिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स के वो लेस देन 6 हो जाएगी। नेक्स्ट इज अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। ओके, वो मीठा सोडा, बेकिंग सोडा अपने फ्रेश मिल्क में डालता है, क्यों डालता है? व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलीन? अब हमें पता है जो बेकिंग सोडा है वो एक बेस मेटल है, आई एम सॉरी, वो एक बेसिक है। ठीक है, तो उसको अल्कलीन क्यों बनाया उसने अपने मिल्क को? उसका रीजन ये है कि अगर वो अपने मिल्क को ज्यादा अल्कलीन बना देगा बेस डालने से, तो उस दूध को कर्ड बनने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। आपकी जिस चीज का जो पीएच लेवल 8 है या 7 है वो जल्दी एसिडिक होगा, उसको कम टाइम लगेगा। अब जिसका 11 हो गया या 12 हो गया है उसको कम ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई द मिल्कमैन शिफ्ट्स द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क टू स्लाइटली alkaline by adding a very small amount of baking soda।
कि वो जो एसिडिक नेचर है मिल्क का उसको न्यूट्रलाइज करवा सके और उसको एसिड बनने के लिए ज़्यादा टाइम लगे ताकि। नेक्स्ट, व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड? बिकॉज जो एसिड था मिल्क में is produced to set into curd will be neutralized by baking soda. बेकिंग सोडा ने उसको क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज कर दिया. Hence, this milk will take a longer time to set as curd. Okay जी. Next is plaster of Paris should be stored in a moisture proof container. Why? Plaster of Paris का जो थैला होता है उसको हमेशा मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखना चाहिए? वो इसलिए रखना चाहिए बिकॉज जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है अगर उसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर चला गया ना तो वो जिप्सम बन जाएगा और जो जिप्सम होता है वो बहुत हार्ड होता है, वो किसी हमारे काम में नहीं आएगा फिर वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। ताकि हम उसकी जिप्सम की फॉर्मेशन रोक पाए इसलिए हम उसको क्या करते हैं वाटरप्रूफ कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं। दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट एंड एडिशन ऑफ वाटर lead to formation of gypsum which becomes hard material. Hence it should be stored in waterproof container. Next, what is a neutralization reaction? Give two examples. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है मीन्स कुछ चीज न्यूट्रल हो रही है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या कर देते हैं, एक दूसरे का जो इफेक्ट है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। और जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमेशा सॉल्ट तो देखो बनना ही बनना है ना, साथ में वो वाटर इवॉल्व कर देते हैं, दोनों ठंडे हो जाते हैं पानी की तरह, ठीक है, तो वो वाटर को इवॉल्व कर देते हैं। एग्जाम्पल इज व्हेन HCl acid and base that is NaOH they react तो एक salt बना देते हैं that is NaCl और H2O हमारा evolve होगी। Next, KOH it reacts with H2SO4 तो हमारा salt बनेगा K2SO4 और water क्या हो जाएगा इवॉल्व। ऐसी केसेस में ना आपको पता होना चाहिए कि जो साइड प्रोडक्ट है ना वो क्या आ रहा है। जैसे एसिड और मेटल में क्या आता है, H2 आता है, सबसे पहले H2 बाहर निकाल दो, जो बाकी बचा उसको इकट्ठा करके आप सॉल्ट बना दो। ऐसे जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, अगर आपको पता है कि जो एंड प्रोडक्ट है उसमें एक चीज आपकी वाटर आनी ही आनी है तो बाकी जो बचता है आप उसको क्लब कर दो, वो आपका सॉल्ट बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट, गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का हमें पहले बेकिंग सोडा का देख लेते हैं। जो बेकिंग सोडा एक तो हमें पता है हम एज एंटासिड उसको यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा हम उसको इट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग एज वाटर सॉफ्टनर। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो वाटर सॉफ्टनर में हम ऐसे यूज करते हैं कि अब आपने कोविड टाइम्स में देखा होगा कि हम लोग क्या करते थे कि जो भी हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स मार्केट से लेके आते थे उनमें से जो वायरस का या हार्मफुल जो हमारे पेस्टिसाइड्स एंड ऑल होते हैं उनका इफेक्ट कम करने के लिए हम उनको बेकिंग सोडा में वॉश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। हमें पता है कि एक तो हमारे किचन यूटेंसिल्स, क्लोथ्स, ये सबको क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, है ना। सेकंड इज कि जो हमारा वाटर है उसकी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। अब वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था, Na2CO3, और Na2CO3 में जो कार्बोनेट्स हैं वो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करते हैं। कैसे करते हैं? बिकॉज जो हमारा वाटर है वो कैसे हार्ड होता है, वो हार्ड हुआ होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस। और जो कार्बोनेट्स होते हैं वॉशिंग सोडा के वो कैल्शियम आयंस के साथ रिएक्ट करवा के क्या बना देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट्स बना देते हैं और जो वाटर है वो हमारा सॉफ्ट हो जाता है। ओके जी, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब हम इस चैप्टर की एक नेक्स्ट वीडियो डालेंगे जिसमें होंगे हमारे सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और जो कि जिसमें वन लाइनर्स भी होंगे और थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। और नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इस सीरीज में वो होगा हमारा लाइट चैप्टर। अब ये था कि चलो 2 केमिस्ट्री के हो गए हैं, अब एक फिजिक्स भी 2 फिजिक्स के हो जाएं ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना आए, है ना, फॉर कंप्लीटिंग द सिलेबस। एंड stay tuned for the next video and please do like, share and subscribe the channel. Thank you so much.